हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएल सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंजलि। जो भी बीपीएससी के लिए पढ़ाई करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न उनके मन में होता है वो होता है करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा पोर्शन है बीपीएससी का जिसमें डायनामिसिटी ज़्यादा है, रैंडमनेस ज़्यादा है। तो हमें पता नहीं चलता कि हम कौन से सोर्स को पढ़ें, कितने सोर्स को पढ़ें, नंबर ऑफ़ सोर्सेज कितने पढ़ें, और नंबर ऑफ़ सोर्सेज अगर पढ़ भी लेते हैं तो रिवीज़न कैसे रहेगी इसमें। तो ये सारी कन्फ्यूज़न और जो भी आप इससे रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट्स हैं वो जीए सब आपकी क्लियर कर देगा। मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है। तो हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो लेके आएंगे। ये सीरीज़ लेके आएंगे। बेसिकली इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है। हम क्या करेंगे, आपकी एंड टू एंड करंट अफेयर्स वीडियोस के थ्रू हम आपको ये कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ आपके कवर हो जाएंगे। साथ साथ आपको इसमें क्या करना है, ये वीडियो से तो हम आपको करंट करवाएंगे ही, साथ साथ जो फैक्चुअल्स वाले जो करंट अफेयर्स हैं उसके लिए बस आई वुड सजेस्ट कि आप इस पीडी को फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू कैन डू, आप करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू लगा सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो हम आज करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये पहला वीडियो देख रहे हैं, और इसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे न्यूज़ दिख रहे हैं वो हम कवर करेंगे। और भी ये तो पहला पीडीएफ है, एंड कुछ डिस्क्लेमर है मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम वो देख लेते हैं कि मैंने क्या डिस्क्लेमर है, आपको क्या फ़ॉलो करना है। तो सबसे पहले तो कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसे मत देखना, सो के मत देखना, या कहीं पे कुछ और भी कर रहे हो, वीडियो खोल दिया है बस इतने सुन रहे हो, वैसे मत देखना। कॉपी पेन लेके बैठो, एंड प्लीज़ जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो जो मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन कर लो। ये वीडियो 20, 30, 40 मिनट जो भी बनेगी, मैं नहीं चाहती आप इस वीडियो को बार बार देखो रिवीजन पर्पज़ के लिए, क्योंकि कितने भी फास्ट अगर आप देखोगे, डबल स्पीड पे भी देखोगे, फिर भी यू आर गोइंग टू लाइक डू द डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट बाई वॉचिंग द 20 मिनट्स लॉन्ग वीडियो, जितना भी स्पीड कर दो। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ शॉर्ट नोट्स पहले ही बना लो, बस पेन पेपर लेके बैठो, और जो मैं बता रही हूँ कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन करो साथ ही। आपको टाइम मिलेगा, अभी अब मान लो 30 मिनट की वीडियो बनेगी तो आप पॉज कर के बनाओगे, अभी 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 40 मिनट तक ऐसे इसको स्ट्रेच करके देख लो। लेकिन एक बार जब नोट्स बन जाएगा, यू डोंट हैव टू रेफर दिस वीडियो अगेन फॉर द रिवीजन। आप क्या करोगे, अपने नोट्स खोलोगे और उसको रिवाइज कर लेना। तो पहला तो ये है डिस्क्लेमर। दूसरा, जो लोग भी पीडीएफ चाहते होंगे इसका, तो जो भी इनरोल स्टूडेंट है प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच में, अंतिम प्रहार में, और जो 60 डेज़ फास्ट ट्रैक बैच चलेगी हमारी 5 जुलाई से, उनको ये पीडीएफ एंड बाकी जो भी हम नोट्स आपको प्रीलिम्स के लिए प्रोवाइड करें वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो आप जो भी ग्रुप में ज्वाइन होंगे उसमें मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब करंट अफेयर्स। लेट मी क्लीन थोड़ा सा। इसमें जो भी टॉपिक्स हम आपको करवाएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट हाईलाइटेड पोर्शन है करंट अफेयर्स के, जिससे बीपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करती है। वी हैव सीन इन मीन्स, वी हैव सीन इन द प्रीलिम्स, और हम मोस्ट ऑफ द लाइक आपकी नो वन गारंटी की करंट अफेयर्स में आपकी 90%, 100% कवरेज हो जाएगा, बट वी हैव टू हिट द मोस्ट टारगेटेड एंड मोस्ट फोकस एरिया ऑफ द करंट अफेयर्स। वहाँ से वी कैन से कि वी हैव कवर द मेजर पोर्शन ऑफ आवर करंट अफेयर्स पार्ट। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया आपको इस पीडी भी कंटिन्यू करके रखना है, तो इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। पहली वीडियो ये, और भी वीडियोस आएगी और रेगुलर बेसिस पे ही आएगी, सो दैट आपका लाइक बाय जुलाई एंड यू विल बी एबल टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टिल द जुलाई। ठीक है। उसके आगे अगर एग्ज़ाम, अभी तो 10 सितंबर है, उसके आगे स्ट्रेच होगा तो वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ जैसे ही एग्ज़ाम का शेड्यूल अगर चेंज होता है तो। अभी तो 10 सितंबर है तो 10 सितंबर को ही लेके चलेंगे। सो पहला जो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का वो है ऑपरेशन सिंदूर। बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, एंड दिस विल बी इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर द मेंस एंड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन।
मेंस के लिए भी आपको ये प्रिपेयर करना है, एंड प्रीलिम्स में फैक्ट्स तो पूछेगा ही पूछेगा। सो वाई इट वॉज हैपन, तो कॉज क्या था? पहलगाम टेरर अटैक हुआ था अप्रैल 2022 को और 2025 में, जो जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए थे। और ऐसा हमने डेट इसलिए दिया है क्योंकि बीपीएससी ने डेट्स पूछे हैं बहुत बार, ठीक है, तो डेट्स आपको याद रखने हैं। और ये कब लॉन्च हुआ? May 7, 2025 को लॉन्च हुआ। कितने टेरर कैंप्स को इसने अटैक किया? 9 टेरर कैंप्स को इसने अटैक किया, जिसमें जो किस किस लाइक टेररिस्ट ग्रुप से लिंक थे? जश्न मोहम्मद से लिंक था, लश्कर तैयबा से लिंक था, जो पाकिस्तान और पीओके में बसा हुआ था। मिसाइल और म्यूनिशंस इसमें क्या क्या यूज़ हुए थे? तो सबसे पहले स्कैल्प क्रूज मिसाइल, आपको इसमें नाम याद रखने हैं एंड थोड़ी सी क्वालिटी याद रखिएगा कि ये राफेल जेट से लॉन्च हुआ था, 500+ किलोमीटर की इसकी रेंज है, एंड इंफ्रारेड गाइडेड प्रिसीजन स्ट्राइक है। क्योंकि इंफ्रारेड हम जीएस में पढ़ते हैं, जीएस मतलब जनरल साइंस में पढ़ते हैं, तो बेसिकली इसका पूछ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा जो मिसाइल और म्यूनिशन यूज़ हुआ था हैमर प्रिसीजन बॉम्ब्स यूज़ हुए थे। और इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने के लिए, अगर इसको आप बात करोगे कि कैसे ये काम करता है, तो जीपीएस और लेज़र के थ्रू ये काम करता है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, तो इसमें इसका नेम ओरिजिन है, ब्रह्मोस का काम हुआ था ब्रह्मपुत्रा, इंडिया। एंड मैम हम आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन किए हुए हैं, जो लेखनी वाला है, तो वो अभी कंटिन्यू रखना है या फिर उसको अभी छोड़ के पूरा प्री पर फोकस करना है? नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए। एक क्वेश्चन लिखने में यू डोंट रिक्वायर मोर देन 1 आवर। 1 आवर इज इनफ फॉर राइट वन क्वेश्चन, टू एनालाइज द क्वेश्चन, जो हम मॉडल आंसर देते हैं और जो हम नोट्स भी देते हैं, उससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होती और मैं भी 71st दे रही होती, तो मैं भी एक क्वेश्चन डेली मेंस का लिखती। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ऐसा कोई बैच है ही नहीं मार्केट में, लाइक फॉर इवन द यूपीएससी एंड फॉर इवन द बीपीएससी के एक लेखनी बैच, जहां आपको डेली एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, मॉडल आंसर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ठीक है। ये ऐसा बैच मैं भी खोजा करती हूँ, और इवन आई एम ट्राइंग फॉर द यूपीएससी, तो मैं भी खोजती हूँ कि कोई ऐसा बैच मुझे मिले जहाँ ये मैं बंद जाऊं कि एक क्वेश्चन मुझे डेली करना है। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द मेंस। तो इसको कंटिन्यू रखिए, इसको छोड़िए मत। हेलो मैम। एंड मोस्कावा, रशिया, तो अगेन रशिया ने हेल्प किया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को। एंड स्पीड इसकी 2.8 to 3.5 है। मैक आपने साउंड में जब पढ़ा होगा तो मैक का एक यूनिट पढ़ी होगी, ठीक है, अबाउट 3 times द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। सो वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन द ऑपरेशन, इसकी रेंज क्या है? 290 किलोमीटर है। नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 350 एंड 400 किलोमीटर। एंड जो लोग भी हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, बट यहाँ पे मैं फैक्ट्स ही बता रही हूँ, तो आप फैक्ट्स लिख सकते हो, ठीक है। आप हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, फैक्ट्स तो सेम ही रहेंगे ना, बस उसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन फैक्ट्स यहाँ पे लाइक अगर स्पीड की बात करें तो हिंदी में भी आप 2.8 या 3.5 मैक ही लिखोगे, राइट। मे बी यूनिट का आप कुछ और लिखोगे, लेकिन यू नो द जिस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू से। और जो लोग भी हिंदी मीडियम से भी हमारे बैच में जुड़े हुए हैं, उनको हिंदी PDF मिलेगी, डोंट वरी। वॉर हेड कैन कैरी कन्वेंशनल वॉर हेड ऑफ 200 and 300 kg। ये ब्रह्मोस मिसाइल कहते हो कि ब्रह्मोस से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। एंड फायर एंड फॉरगेट सिस्टम रिक्वायर नो ऑपरेटर इनपुट आफ्टर द लॉन्च के बाद यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली टेल कि हाँ यहाँ टारगेट करना है, वहाँ टारगेट करना है। इट हैज़ द इनबिल्ट सिस्टम टू टारगेट, इसका मतलब यही हो गया। फिर लोइटरिंग मुनीशंस यूज़ हुए थे। अक्षतीर यूज़ हुआ था, जो एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम है, ADCRS बोलते हैं इसको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लिमिटेड फॉर द इंडियन। तो इतने जो अभी आपने पढ़े हैं म्यूनिशंस और हैमर्स में, तो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या याद रखना है? एक तो जब हमने स्टार्टिंग किया था, एक आपको डेट याद रखना है। डेट के बाद क्या, कौन से टेरर्स कैंप पे, कितने टेरर्स कैंप पे किए गए, तो 9 टेरर कैंप्स पे अटैक हुआ था। कब ये लॉन्च हुआ? May 7 को लॉन्च हुआ। मिसाइल्स और म्यूनिशंस कौन से यूज़ हुए? एक तो हुआ स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, फिर उसके बाद हैमर प्रिसीजन बॉम्ब, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, एंड फिर उसके बाद आपका आकाश तीर एंड IGLAS। ये सारे हमारे जो भी हैं मिसाइल्स एंड म्यूनिशंस यूज़ हुए थे। अब आपको इसमें इसका नेम याद करना है, इसका रेंज क्या था याद करना है, ये काम कैसे करता है, जो बेसिक जनरल साइंस की जो कंसेप्ट है वो उसको पता करनी है। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस में ये काम कैसे करता है, इसकी स्पीड क्या है, ये सारे फैक्ट्स जो आप जनरल साइंस में भी पढ़ते हो वो चीज़ हमें याद रखनी है।
फिर उसके बाद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको मैन पैड्स बोलते हैं, रशियन ओरिजिन से अगेन ये है। इसकी रेंज क्या है, 6 किलोमीटर तक है। एंड गाइड कैसे चलती, कैसे, ये इंफ्रारेड होमिंग फायर एंड फॉरगेट सिस्टम से ये चलती है। एंड फायर फॉरगेट सिस्टम क्या है, इट रिक्वायर्स नो ऑपरेशन आफ्टर द लॉन्च, इट विल बी डन बाई इटसेल्फ, नो एक्सप्लिसिट डायरेक्शन इट्स गिवन टू दीज मिसाइल्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला हमने ऑपरेशन सिंदूर को कवर किया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एयर इंडिया क्रैश एंड एविएशन सेफ्टी। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ था जो हाल ही में एयर इंडिया जो क्रैश कर गई थी, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स में एज वेल एज GS2 में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो एयर इंडिया क्रैश एंड एविएशन सेफ्टी, एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, कौन सी प्लेन थी, एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, अहमदाबाद में ये क्रैश हुई थी। और यहाँ पे जो 2 ब्लैक बॉक्सेस, क्या होता है ब्लैक बॉक्सेस, वो हम आगे देखेंगे। एरोप्लेन में एक ब्लैक बॉक्स का सिस्टम होता है, उसने हेल्प किया था कि कैसे ये क्रैश, एयर इंडिया का क्रैश हुआ। अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स एक छोटी सी मशीन होती है जो कि जो भी रिकॉर्ड्स होता है, एयरक्राफ्ट जब उड़ती है, अपनी उड़ान भरती है, जो भी छोटे मोटे डिटेल्स होते हैं उसको लॉग करती है, एज ए लॉग बुक टाइप की है, उसमें सारे डिटेल्स उसके मेंशन होते हैं। ये किस कलर की होती है, ब्राइट ऑरेंज और येलो रेक्टेंगुलर बॉक्स होती है। ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉक्स है तो ये ब्लैक कलर की होगी। ब्लैक इसका इसलिए दिया क्योंकि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ लाइक अ हिडन, इट विल बी ओनली बी चेक बाय दी लाइक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो वही उसको चेक कर सकती है, कोई भी उसको खोल के चेक नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। इसका कलर ब्लैक नहीं होता, तो ब्राइट ऑरेंज येलो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। एक्सप्लोजन, फायर और प्रेशर और हाई स्पीड क्रैशेस से ये बच सकता है। अगर मान लो किसी प्लेन का क्रैश हो गया तो ब्लैक बॉक्स में ये सारी सेफ्टी दी रहती है कि ताकि उसके हम ट्रैक्स तो देख पाएँ कि किस वजह से क्रैश हुई थी। Discovered by the Australian scientist David Warner, it is used to discover the cause of the plane crash. अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अब जो भी एयरक्राफ्ट अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते हैं या क्रैश भी करती है, तो एयर इंडिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है जो 2012 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बना था। और ये इंश्योर करता है कि जो भी एयरप्लेन हमारे डोमेस्टिक एरिया में चले और जो डोमेस्टिक एरिया से इंटरनेशनल एरियाज़ में भी जाए, उसको ओवरऑल ये रेगुलेट करे। तो रेगुलेशन, इन्वेस्टिगेशन, अनबायस्ड प्रूफ, ये सब इस पे इससे ध्यान देता है। और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट रूल 2017 के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, तो ये था बेसिक सा इन्फॉर्मेशन एयर इंडिया क्रैश और एविएशन सेफ्टी के बारे में। अब हम आते हैं कि एक थर्ड न्यूज़ है 150th एनिवर्सरी ऑफ द बिरसा मुंडा। अगेन बिरसा मुंडा इज़ लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ व्हेन इट कम्स टू बिहार स्पेशल। तो ये आपको पूछ सकता है प्रीलिम्स में ही, क्योंकि 150th एनिवर्सरी है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल फैक्चुअल, या डायरेक्ट ना पूछ के ऐसा पूछ देगा कि 150th एनिवर्सरी हाल ही में बिरसा मुंडा का देखा गया था, टेल अस समथिंग अबाउट, और फिर उसके नीचे स्टेटमेंट दे देगा एंड उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड मेन्स में तो GS1 के सेक्शन 1 में हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ सकता है। बिरसा मुंडा पे आया है, मुंडा रिबेलियन आपने पढ़ा होगा। सो कमेमोरेशन 150th birthday anniversary of the tribal icon and freedom fighter Birsa Munda was celebrated in 2024. National recognition नवंबर 15 है is the बिरसा मुंडा बर्थडे एनिवर्सरी, जिसको अब जनजातीय गौरव दिवस के नाम से दिन से मनाया जाता है 2021 से। एंड प्राइम मिनिस्टर लॉन्च ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन इनॉग्रेटिव वेलफेयर प्रोजेक्ट वर्थ इतना 6640 करोड़। पॉलिटिकल मैसेज क्या उसने दिया था, आपने पढ़ा ही होगा मेंस में, अगर आपने GS1 की कवरेज की होगी, जो लोग भी हमारे बैच से जुड़े उनका तो कंप्लीट है हिस्ट्री, तो आई होप आपको याद होगा कि क्या उनका पॉलिटिकल मैसेज थे और कब इन्होंने बॉन्ड किया, कहाँ पे किया, कुंठी में किया था, झारखंड में 1875 विद द बर्थ नेम दौद मुंडा, और ही बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब, ऑब्वियसली छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। एंड ही फाउंडेड अ न्यू सेक्ट नोन एज द बिरसाइट which believe in the one God and for reforming the tribal society by observing a code of conduct.
तो ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट है जिसमें बिरसा मुंडा के बारे में आपको बेसिकली याद रखना, ध्यान में रखना है कि 150th एनिवर्सरी था, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। बिरसा मुंडा से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये बनेंगे कि कौन से मूवमेंट से ये थे, वो मूवमेंट कब हुआ था, कब ये जन्म लिए थे, कहाँ जन्म लिए थे, और जो इन्होंने न्यू सेक्ट फाउंड किया था उसका क्या नाम था। ये सारी ही डिटेल्स इसमें पूछेंगे। फॉर एग्जांपल ये भी पूछ सकते हैं कि जो नवंबर 15 है वो कौन से दिवस के रूप में अब मनाया जाता है, तो कि कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। इनिशिएटिव फॉर द बिहार इन द यूनियन बजट 2025, बजट की अलग से वीडियो आएगी। एंड जो लोग भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में, उसमें मेरी एक सेशन भी जाएगी इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे को लेके, तो उसमें हम उसको डिटेल वे में कवर करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम वो चीज़ देख रहे हैं जो बिहार के एक्सपेक्ट्स में यूनियन बजट में दिया हुआ है। हर स्टेट के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस डाले जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो बिहार के लिए इस बार कौन कौन से प्रोविजंस डाले गए हैं यूनियन बजट में, तो वो हम आज इसको देखते हैं। तो इनिशिएटिव फॉर द बिहार इन द यूनियन बजट, सबसे पहले तो मखाना फॉक्सनट बोर्ड बना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेडिकेटेड मखाना बोर्ड टू बूस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड benefiting over the 5 lakhs farmers, especially in the Mithanchal region where Bihar account for the 80% of the Indian मखाना आउटपुट। ये सारे कंटेंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप मेंस में एग्रीकल्चर किए होंगे। तो जो भी हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं उनका एग्रीकल्चर हमने GS2 में करवाया है। बहुत सारा पोर्शन मेंस में भी रह गया है, बहुत सारा नहीं, 1-2 पोर्शन रह गया है जो हम प्रीलिम्स के बाद आपको फिर से रिज्यूम करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स अब्रप्टली आ गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रीलिम्स 10 सितंबर को ले पाएंगे, तो इसीलिए हम मेंस को फिर से उसको स्टार्ट कर देंगे। तो मखाना में 5 lakhs फार्मर है, स्पेशली इन द मिथ्यांचल रीजन वेयर द बिहार अकाउंट फॉर द 80% ऑफ द इंडियन मखाना आउटपुट। ठीक है, ये एग्रीकल्चर का मीन्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ सकता है आपका प्रीलिम्स में ही। FPUs बनाने के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है। एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाल ही में आपको पता है कि जो पटना एयरपोर्ट है उसको हाल ही में हमारे ऑनरेबल PM आए थे विजिट कर पे, और उन्होंने इनाग्रेट किया था। तो पटना एयरपोर्ट को बहुत अच्छे से एक्सपेंड और रिनोवेट किया गया है। तो एक्सपेंशन ऑफ द पटना एयरपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्राउनफील्ड एरिया फ्रॉम बीटा टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी। अब वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट है, मिथ्यांचल में है, टू हेल्प टू मिटिगेट विद द फ्लड एंड ऑल्सो टू हेल्प इन द इरिगेशन प्रोसेस। तो ये हो गया। अब टेम्पल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपको पता है विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना है, जो टूरिज्म तो है ही, साथ साथ हमारे रिलीजियस और कल्चर को भी प्रमोट करेगा। डेवलपमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, रिनोवेट किया जा रहा है जो नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा में है। एंड एजुकेशन रिसर्च में सेटिंग अप द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट इन द बिहार अंडर द पूर्वोदय इनिशिएटिव टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड द रिसर्च। यहाँ पे आप ये वाले कंटेंट जरूर याद रख सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार, ये किसने यहाँ पे इसको कहाँ पे लाया गया है, कहाँ पे ये बिल्ड हो रहा है, ये पटना में ही बिल्ड हो रहा है। और ये पूर्वोदय इनिशिएटिव है। कि पूर्वोदय इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली इट इज़ द इनिशिएटिव टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और इट इज़ ऑल्सो द इनिशिएटिव टू प्रमोट द चॉइस फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप इन द करियर ऑफ द यूथ पॉपुलेशन। तो ये भी आप इसको याद रखोगे। IIT पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्टल, ये तो बहुत ही कॉमन सा जेनरिक है जो कि पूछने के इसके चांसेस कम है। तो ये हो गया आपका कि इनिशिएटिव फॉर बिहार इन द यूनियन बजट। अब हम एक एक करके और भी टॉपिक्स को देखेंगे। यूनियन बजट एंड जो हमारा जो बिहार का इकोनॉमिक बजट एंड सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है, वो हम आपको अलग से भी करवाएंगे इसको। अब मखाना महोत्सव पे आते हैं। पर्पस क्या था मखाना महोत्सव का, तो मखाना सेलिब्रेट द मखाना फॉक्सनट प्रोड्यूसर। मिथ्यांचल रीजन जो है वो मखाना के लिए प्रोडक्शन के लिए फेमस है। मखाना के लिए बोटानिकल नेम आप जरूर याद रखिए, क्योंकि पूछ सकता है, जिसको यूडले फोरक्स बोलते हैं, मखाना बोलते हैं, एंड फॉक्सनट बोलते हैं, एंड गॉर्गन नट्स भी इसको बोलते हैं। एक्वेटिक कैश क्रॉप है, ये हाइड्रोफाइट है। ठीक है, आपने टैक्सोनॉमी में पढ़ा होगा, एंड प्लांट में भी आप पढ़ोगे कि कौन कौन से टाइप से प्लांट होते हैं। तो हाइड्रोफाइट है, जिसमें स्टैग्नेंट पेरेनियल वाटर बॉडीज़ है, लाइक पॉन्ड, ऑक्सबो लेक, स्वैम्प, डिचेस एंड द लो लाइट राइस फील्ड्स पे ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं।
क्लाइमेट कंडीशंस क्या क्या है, टेम्परेचर 20 डिग्री से 35 डिग्री होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, एनुअल रेनफॉल क्या होगा और कौन से सॉइल्स में ये होता है। क्योंकि मखाना अब इतना पॉपुलर है तो इसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। एंड अगेन ये तो इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बिहार में 80-85% मखाना प्रोड्यूस होता है। तो बेसिक मेजर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मिथिलांचल एरिया वाला रीजन, तो मधुबनी ऑब्वियसली होगा, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया। तो जो आप बिहार का मैप बनाओगे तो यहाँ पे जो वाला एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, उसी को हम बोलते हैं मिथिलांचल रीजन। तो वहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक बार जब भी आप, एक ट्रिक है कि एक बार जब भी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ो तो हमेशा ना बिहार का मैप लेके बैठो। इस तरीके से ना आपके दिमाग में वो इमेज बनेगा, अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, तो आप लोकेट कर पाओगे कि कौन सा एरिया को। फॉर एग्जाम्पल आप मीन्स के ये क्वेश्चन लिख रहे हो, मखाना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसमें आप ऑब्वियसली मैप दर्शाओगे। जब भी इकोनॉमिक GS 2 में जो सेक्शन 2 है उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आई ऑलवेज से कि हमेशा 1-2 मैप जरूर बनाया करो। एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हमेशा 1-2 मैप बनाओ। तो उसमें बिल्कुल आपको दिमाग में क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि किस रेंज को, किस एरिया को, कौन से पार्ट को बिहार के मैप में मुझे हाईलाइट करना है दिखाने के लिए। तो इस तरीके से पढ़ सकते हो। जब इस तरीके से पढ़ोगे तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा कि मखाना कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है। यू गेट दी आइडिया कि मिथिलांचल रीजन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है, और हर एक ऑप्शन में 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 ऑप्शन, मतलब 3-4 ऑप्शन में हमेशा है कि साउथ बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है। आप यहीं से इसको क्रॉस कर दो क्योंकि साउथ बिहार का डिस्ट्रिक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। और साउथ बिहार का मतलब यहाँ से गंगा मिड से, आपको पता है कि गंगा मिड से बहती है, तो उसके नीचे वाला रीजन हो गया साउथ बिहार। तो जैसे पटना हो गया, मुंगेर हो गया, लखीसराय हो गया, ठीक है, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, नवादा हो गया, नालंदा हो गया। तो ये सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नीचे हैं। तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट अगर मेंशन होंगे किसी भी ऑप्शन में, वहीं पे आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है। तो हमेशा हर चीज़ के लिए रटा नहीं जाता, किसी किसी चीज़ में आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी रखोगे ना, इट विल हेल्प यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। इकोनॉमिक वैल्यू यही है कि हम USA, मिडिल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करते हैं और इसकी वैरायटीज़ भी है। तो ये सारे कंटेंट्स आपको ऐसे नहीं मिलते, ये बहुत ढूंढना पड़ता है तब जाके ये कंटेंट्स मिलता है और उसको हम एकोमोडेट करते हैं। तो इम्प्रूव वैरायटीज़ का स्वर्ण, वैदेही एंड सबोर मखाना 1 डेवलप बाय द बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। GI टैग अवॉर्डेड टू द मिथिला मखाना इंश्योरिंग द प्रीमियम प्राइसेस। GI टैग भी कब मिथिला मखाना को मिला है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। अब हम थोड़े स्कीम्स देख लेते हैं। तो स्कीम्स में सबसे पहले आते हैं अटल पेंशन योजना। काफ़ी फेमस योजना है ये। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मई 9, 2015 को लॉन्च किया था। ये क्या करता है, रिटायरमेंट सिक्योरिटी देता है उन लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो वर्क करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्क करते हैं उनके लिए एक स्पेशल नेम डिकोडेड है। वो क्या नेम है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में वर्क करते हैं उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती। उनके लिए एक टर्म बहुत ही फेमस है, उस इकॉनमी को ही क्या बोला जाता है, इंश्योर्ड है फिक्स मंथली पेंशन। ये फिक्स मंथली पेंशन देगा 1000 से 5000 तक के बीच में आफ्टर द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्रॉस द एज ऑफ 60 years. Pension amount depend upon the age of the joining and the monthly contribution is being made. Over 7.66 करोड़ हैव enrolled under this scheme across the country. तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपको पता होगा नेशनल पेंशन स्कीम हमारी चलती है, उसमें हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अटल पेंशन योजना है ये उनके लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसीलिए उनके लिए वो एक वर्ड दिया गया है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो NPS में जैसे एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ 10,000, तो एम्प्लॉयर की तरफ से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट होता है। तो यही क्यूमुलेटिव जितने भी इस ईयर की मेरी सर्विस रहेगी उस सर्विस के बाद मुझे ये NPS मिलेगा। इसको भी मिलने का अलग अलग तरीका है। कुछ अमाउंट ये म्यूचुअल फंड में जाता है, कुछ मैं आफ्टर दी रिटायरमेंट डायरेक्ट इंस्टेंट उसको विड्रॉ कर सकती हूँ, एंड कुछ मुझे मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है।
अब अटल पेंशन योजना में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन की स्कीम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्कीम ही लिया है जिसमें जो एम्प्लॉय है वो खुद ही इस स्कीम के तहत अपने कुछ पैसे डालेंगे, सो दैट 60 ईयर के बाद उसको कुछ ना कुछ मंथली इनकम मिले। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, जिसको PMSYM भी बोलते हैं, कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ऑन मार्च 5, 2019 में हुआ था। एंड फिनेंशियल सपोर्ट देता है आफ्टर रिक्वायरमेंट अगेन फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो डिफरेंट स्कीम्स हैं। अब अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स में जो वर्कर्स है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कीम को ले सकते हैं, ठीक है। इट ऑफर्ड ए मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ द 3000। इसमें क्या था कि ये जो पेंशन की स्कीम है वो 1000 से 5000 तक का है। ये वाले है कि मिनिमम आपको 3000 पर मंथ तो देगा आफ्टर द एज ऑफ द 60। वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑल्सो मेक द मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फोकस ऑन द लाइक द स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा पुलर, एग्रीकल्चरल लेबर विथ मंथली इनकम बिलो दी 15,000, ठीक है। तो इसमें 3000 तो पर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, मतलब अपनी तरफ से आप किसी कभी कभी डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा फॉर द एलिजिबल सब्सक्राइबर। नेक्स्ट आते हैं शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। फरवरी 26 और 2025 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब आप बोलोगे कि हम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो बहुत ही अलग स्कीम्स होती हैं, जिस वजह से कभी कभी आपको उसके डिटेल नहीं पूछेगा BPSC, बट इतना पूछ देगा कि ये वाली जो स्कीम है ये किस स्टेट ने लॉन्च की थी, तो ये आपको ज़रूर पूछ देगा। अब उस केस में क्या होता है कि ऑप्शन में बिहार भी दिया रहता है, तो हमें क्या लगता है कि BPSC का एग्ज़ाम है, ऑप्शन में बिहार भी है और ये स्कीम से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बिहार ने किया हुआ तो हम बिहार ही टिक मार देते हैं। तो अगर जहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट मतलब थोड़ा बहुत भी पता हो कि हाँ ये मैंने कहीं सुना है एंड मुझे लग रहा है कि बिहार का है, या नहीं बिहार का नहीं कहीं और का है, तो वहाँ पे आप चांस ले सकते हो। लेकिन आपने कभी वो पढ़ा ही नहीं, पहली बार वहाँ पे नाम सुन रहे हो, तो मत चांस लो, छोड़ दो। Introduced to embed accidental insurance protection with the school education framework, tag all the school-going children, covering them the accidental injury or death, aim to safeguard from the financial distress, and it is a state-funded welfare scheme ensuring broader social protection and the education sector। अभी आप ये स्कीम देखो, ये वो काफ़ी यूनिक स्कीम है। इसी तरह एक मुझे याद आ रहा है BPSC में जेल में जो भी विक्टिम्स बोलिए जो गिल्टी रहते थे, उनके लिए कुछ स्कीम था जिसमें उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी मोबाइल के थ्रू। तो वो स्कीम काफ़ी यूनिक था और आई थिंक ये महाराष्ट्र में कहीं लॉन्च हुआ था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था BPSC में। इसी तरह ये शिक्षा संजीवनी बीमा योजना उन बच्चों के लिए है जो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जाते के क्रम में या स्कूल में पढ़ाई के वक्त उनके साथ कोई हादसा हो गया है, तो उनके लिए फिनेंशियल सपोर्ट उनकी फैमिलीज़ को दिया जाता है कि बच्चे को खोने के ट्रॉमा के साथ साथ उनको फिनेंशियल सपोर्ट तो कुछ मिले, ताकि उस वो ट्रॉमा में थोड़ी भी कुछ भी सपोर्ट हो सके वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो काफ़ी अपने में यूनिक स्कीम है, तो ऑब्वियसली ये पूछ सकता है राजस्थान, आपको सिर्फ इसमें याद रखना है। और ये कंटेंट आपको इसलिए दिया जाता है ना कि आप जब पढ़ोगे शिक्षा संजीवनी बीमा योजना और बस राजस्थान पढ़ोगे तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, बट थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद कर लोगे ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा ये मैंने पढ़ा था, इसमें हुआ क्या था, प्रोविज़न क्या है एंड कहाँ पर हुआ था, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। अब आते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये तो आपने सुना ही होगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको किया है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़, ठीक है। लोन सपोर्ट 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में दिया जाएगा ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड द सर्विस सेक्टर्स के लिए। फोकस एम्पावरिंग अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप इन द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। स्टैंड अप बोला जा रहा है, स्टैंड अप मतलब किनको हम स्टैंड अप बोलेंगे, उनको बोलेंगे जो पहले से दबे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो कौन हमारे जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, उनमें सबसे वीकर सेक्शंस कौन है, तो वो हैं हमारे SC और ST, क्योंकि हमेशा से हिस्टोरिकल रीजंस भी रहे हैं, उस वजह से इनकी उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो पाई है जितनी अदर्स कम्युनिटीज़ की हो पाई है। तो इसमें मैं नहीं जाऊँगी कितनी हुई है नहीं हुई है, इट इज़ अ टॉपिक ऑफ डिबेट, बट ऑल्सो स्टैंड अप मतलब हमें उन वीकर सेक्शंस को स्टैंड करना है जो कि
सोसाइटी में सबसे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो SC और ST के लिए। और कैसे हम स्टैंड अप कर सकते हैं? ऑब्वियसली बाय गिविंग द फिनेंशियल सपोर्ट। अब फिनेंशियल सपोर्ट के लिए हमेशा तो हम सब्सिडी और कुछ ना कुछ तो देंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उनको कैपेबल बनाएंगे। ठीक है, वो कैपेबिलिटी हम कैसे बनवाएंगे? उनको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल दे के बनवाएंगे। तो बस उसी के लिए है ये, उसके लिए हम कुछ फिनेंशियल सपोर्ट देंगे ताकि वो अपना कुछ बिजनेस चला सकें। नेक्स्ट हम आते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगेन आपने ये पढ़ा होगा, जिन्होंने मेंस किया उनके लिए तो काफ़ी इजी लग रहा होगा ये। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन April 8, 2015 टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन्स टू द माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस अक्रॉस दी कंट्री। अब यहाँ पे MSMEs किस टाइप के MSMEs हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, टर्नओवर कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट है, उस अकॉर्डिंग MSMEs को डिवाइड किया गया है। ये आप देख लेना, ये BPSC मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है एंड इट इज़ और ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन रहता है इसके लिए। स्कीम स्ट्रक्चर शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस। ठीक है, लोन साइज़ के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करें। अगर लोन अप टू 50,000 है तो उसको शिशु बोलेंगे, किशोर 50,000 to 5 लाख है, तरुण बोलेंगे 5 to 10 लाख एंड 10 to 20 लाख इसको तरुण प्लस बोलेंगे। अचीवमेंट तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लोन डिस्पर्सल अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो बेसिकली these are all the initiative to promote the entrepreneurship or to promote the service sector, basically the business attitude in the people. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। इट पर्पज इज टू प्रोवाइड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर द इकोनॉमिकली वीकर एंड वल्नरेबल। हेल्थ बेनिफिट क्या है? ऑफर एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ द 5 lakhs पर फैमिली फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। 2025 में ओडिशा बिकम द 34th स्टेट एंड दिल्ली द 35 टू अडॉप्ट द इम्प्लीमेंट द PMJ योजना। तो इसमें बेसिकली क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो इनकम के बेसिस पे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देखेंगे, उनको इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख पर फैमिली देंगे फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर हॉस्पिटलाइजेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब आपको फीवर हो गया, छोटे मोटे खफ हो गया, ये हो गया, उसके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी और टर्शरी मतलब चला जाता है यू हैव सम बिगर इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड इशू। और रिसेंट एक्सपेंशन हुआ है, ओडिशा 34th का स्टेट बन गई और 35th स्टेट आपकी दिल्ली बन गई है टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द PMJ। सॉइल हेल्थ कार्ड अगेन आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर, इसको सूरतगढ़ राजस्थान में किया था। इट हेल्प्स द फार्मर टू अंडरस्टैंड देयर सॉइल, कि जो सॉइल पे वो कुछ क्रॉप उगा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी उनको पता होनी चाहिए, सो दैट दे कैन टेक अ बेटर डिसीजन कि इसमें इरिगेशन कितना होगा, इसमें फर्टिलाइज़र मुझे कितना देना होगा। तो टोटल उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो उनको पता चल जाए प्री हैंडेडली। फीचर्स क्या है, 12 की सॉइल पैरामीटर्स पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, pH, ऑर्गेनिक कार्बन्स पे ये इंफॉर्मेशन देता है, सॉइल की हेल्थ को डिकोड करता है, सो दैट वी फार्मर्स कैन प्री हैंडली डिसाइड कि उसमें फर्टिलाइज़र कितना यूज़ होगा, सस्टेनेबल फार्मिंग अगर पॉसिबल है तो हो सकती है कि नहीं, इरिगेशन की क्या एक्सपेक्टेशन है एंड कैसे वो अपना इनपुट कॉस्ट वो रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट जो MSP की वो बेनिफिट लेते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमाइज़ कर पाए। अचीवमेंट्स क्या है, कंप्लीटेड 10 ईयर बाय द इम्प्लीमेंटेशन बाय 2025, 2015 में हुआ था। एंड जो भी आप स्कीम देखोगे 2015 के हैं तो 10 ईयर सारे के सारे एनिवर्सरीज कंप्लीट हुए हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि इट विल गेट रिपीटेड इन द मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि फ़ीचर क्या है, कौन सी स्कीम का 10 साल पूरा हो चुका है और क्या प्रोविजंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन द करेंट अफेयर्स। लेड टू द बेटर क्रॉप प्लानिंग, साइंटिफिक लैंड मैनेजमेंट अमॉन्ग द फार्मर। Update from 2022 to 2023, the SSG scheme was merged with राष्ट्रीय कृषि विकास योजना to streamline the agriculture support program। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इसको मर्ज कर दिया है, सो दैट एग्रीकल्चर में जो भी सपोर्ट्स हम दे रहे हैं फार्मर को एक ही साथ हम उसको प्रोवाइड करा पाएँ। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, again it is launched by the fisheries Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and the Dairying on the September 10, 2020. It promote the sustainable fisheries, encourage value chain development, boost entrepreneurship in the marine and the aquaculture sector। ये उनके लिए है जो फिशरीज़ में अपना कड़ी रखे हुए हैं और उसी में मरीन और एक्वाकल्चर सेक्टर्स में इन्होंने ये किया। तो जब आप
मत्स्य संपदा योजना मेंस के लिए भी जब पढ़ोगे तो हमेशा जो फिशरीज़ वाले जो डेटास होते हैं इकोनॉमिक सर्वे बजट में उसको ध्यान में रखना ही। आप उसको डिकोड करोगे तो इट विल शो द डेप्थ कि आप किस लेवल तक अच्छे से पढ़े हो सब कुछ। की इनिशिएटिव एंड अचीवमेंट्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स है। 1 करोड़ फंडिंग देता है 10 सेलेक्टेड स्टार्टअप्स को जो एक्वाकल्चर इनोवेशंस को पे फोकस करती है। फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ पे हुआ है, सोरेंग सिक्किम में। तो ये तो बिल्कुल याद रखना है, ये आपको लिखना भी है। इंडिया रैंक है 2nd लार्जेस्ट फिशरी प्रोजेक्ट। ये अगेन पूछता है बीपीएससी, बहुत बार पूछा भी है कि कौन लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग है, कौन लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। Inland fishery contributes about 75% of the total fisheries output. नेक्स्ट हम देखते हैं, आज हम इस वीडियो में 10 तक देखेंगे, 10 स्कीम तक देखेंगे। रेस्ट ऑफ दी जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियोस बड़ी होते जाएंगी। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है स्पेशल विंडो फॉर द अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने यूनियन बजट 2025 और 2026 में इसको लॉन्च किया, इसी साल इसको लॉन्च किया है। इट प्रोवाइड फॉर द फंडिंग फॉर द स्टॉल एंड डिलेड हाउसिंग प्रोजेक्ट इंश्योरिंग होम बायर प्रोटेक्शन। एलोकेशन ऑफ द 15,000 crore हैज़ बीन मेड टू सपोर्ट द completion of 1 lakh stress housing unit, reviving the real estate sector, protecting the interest of the middle class home buyer। तो जो आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो बिल्डर्स होते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े करते हैं, अपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे इधर तो रेरा आ गया है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैम हम आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन किए हुए हैं, जो लेखनी वाला है, तो वो अभी कंटिन्यू रखना है या फिर उसको अभी छोड़ के पूरा प्री पर फोकस करना? नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए। एक क्वेश्चन लिखने में you don't require more than 1 hour. 1 hour is enough for write one question, to analyze the question जो हम मॉडल आंसर देते हैं और जो हम नोट्स भी देते हैं, उससे ज्यादा आपका नहीं लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होती और मैं भी 71st दे रही होती तो मैं भी एक क्वेश्चन डेली मेंस का लिखती। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ऐसा कोई बैच है ही नहीं मार्केट में, लाइक फॉर इवन द यूपीएससी एंड फॉर इवन द बीपीएससी के एक लेखनी बैच जहां आपको डेली एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, मॉडल आंसर मिलेगा, नोट्स मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा बैच मैं भी खोजा करती हूँ और इवन आई एम ट्राइंग फॉर द यूपीएससी, तो मैं भी खोजती हूँ कि कोई ऐसा बैच मुझे मिले जहाँ ये मैं बंद जाऊं कि एक क्वेश्चन मुझे डेली करना है। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द मेंस। तो इसको कंटिन्यू रखें, इसको छोड़िए मत। हेलो मैम। और एक गवर्नमेंट बॉडी है, हर स्टेट के लिए रहता है और अथॉरिटी है बेसिकली, जो कि इन बिल्डर्स एंड इसको रेगुलेट करता है कि टाइमली प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो। बट बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फिर भी टाइमली कंप्लीशन नहीं हो पाते, जो रेरा से पहले भी प्रोजेक्ट है वो अभी तक डिले हैं। तो उनको प्रोमोट करने के लिए ताकि उनकी कंप्लीशन हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई बिल्डर अपनी अपार्टमेंट बनाता है वो प्री बुकिंग लेता है। प्री बुकिंग में वो हेफ्टी अमाउंट तो कस्टमर से ले लेता है, बट जहाँ पे आती है डिलीवरी देने की फ्लैट की तो वहाँ पे वो डिले करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मिडिल क्लास इनकम है, जिन्होंने अपने सालों की कमाई उस घर को लेने में लगा दी, वो तो उनकी चली गई एंड उन्हें हाथ में कुछ नहीं मिला क्योंकि वो प्रोजेक्ट छोड़ के कहीं भाग गया। तो ऐसा फ्रॉड काफ़ी हुआ है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने ये स्पेशल विंडो बनाया है फॉर द अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग के लिए, जहाँ पे ये 15,000 करोड़ रुपया प्रोवाइड कर रही है, सो डैट जो भी कंप्लीशन बाकी है घरों की वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए एंड जो उन्होंने प्री बुकिंग की थी वो फ्लैट की, घर की, उनको वो चीज़ जल्द से जल्द मिल पाए। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में इसको किया गया था लॉन्च। इसका पर्पस क्या था, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना फार्मर और प्रोटेक्ट देम फॉर द फाइनेंशियल लॉसेज ड्यू टू क्रॉप फेलियर कॉज्ड बाय द नेचुरल कैलेमिटीज़। प्रीमियम स्ट्रक्चर क्या है, खरीफ क्रॉप 2% ऑफ सम इंश्योर, रबी क्रॉप 1.5% दिया जाएगा, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप में 5% दिया जाएगा। तो जब भी आपको पता है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उस वजह से बहुत ही रैंडम फ्लड हो रही है, ड्रॉट्स हो रही हैं, तो इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द फार्मर टू ऑल्सो प्लान देयर क्रॉप हार्वेस्टिंग की होगा भी कि नहीं होगा, एंड क्रॉप लॉसेस की चांसेस भी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट टू कवर दिस लॉस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई है, जिसके तहत जो भी प्रीमियम कॉस्ट रहेगी, खरीफ क्रॉप की 2% रहेगी, रबी क्रॉप्स की 1.5%, कमर्शियल की 5%, इंश्योर करेगी कि अगर क्रॉप फेलियर होता है तो इतना अमाउंट फार्मर को दिया जाएगा फॉर द लॉस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल।
आज की इस वीडियो में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो से बाकी रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। और डोंट वरी, ये वीडियो रेगुलर आएगी और आपके करंट अफेयर्स को हम एंड टू एंड इसमें कवरेज करवाएंगे। और पीडीएफ के लिए मेंटरशिप से जो प्रीलिम्स मेंटरशिप में जुड़े हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अंतिम प्रहार और जो फास्ट ट्रैक बैच हमारी जो 5 जुलाई से स्टार्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। और जो लोग भी ऐसे देख रहे हैं, आप पेन और पेपर पे लेके ही देखिएगा, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको आपको लिख लेना है, सो डैट आपको ये वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े और आप उसी पन्ने से रिवाइज़ कर पाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। इसके साथ और क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। प्लस दिस विल बी लाइक इनफ फॉर यू टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर दी 71st BPSC प्रीलिम्स, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।